नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में। एक ऐसा नाम जो इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में मतलब सुनहरे अक्षरों में लिखा है। हाँ बिल्कुल। इंडिया के पहले फील्ड मार्शल 1971 की जो वॉर थी उसके आर्किटेक्ट्स में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। और गोरखाओं ने प्यार से सैम बहादुर बुलाते थे। हाँ, सैम बहादुर। तो आज हम उनकी जिंदगी, उनके शानदार करियर, उनकी शख्सियत, इसकी गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो इतने खास क्यों थे। बिल्कुल। और उनकी कहानी सिर्फ मिलिट्री अचीवमेंट्स की नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है हिम्मत की, इंटेग्रिटी की, और मतलब देश के लिए एक अलग ही लेवल का डेडिकेशन था उनका। उनकी लीडरशिप स्टाइल, फिर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ उनका जो रिश्ता रहा, वो बातें आज भी मतलब बहुत रेलेवेंट हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उनके अर्ली डेज से। सैम हॉर्डनेस जी फ्रामजी जमशेद जी मानेकशॉ। जन्म हुआ 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में, पारसी फैमिली में। हाँ, पारसी फैमिली। और फैमिली मूल रूप से थी गुजरात के वलसाड से। अच्छा। उनके पिता हॉर्मुस जी वो एक डॉक्टर थे और वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेडिकल सर्विस में कैप्टन भी रहे थे। ओ, तो आर्मी का बैकग्राउंड था फैमिली में पहले से ही। हाँ, एक तरह से सर्विस का बैकग्राउंड था। और पारसी कम्युनिटी में वैसे भी एजुकेशन, सर्विस, इंटेग्रिटी, इन चीजों पर काफी जोर रहता है। सही। तो ये वैल्यूज सैम के कैरेक्टर में बचपन से ही दिखती थीं। उनकी पढ़ाई पहले पंजाब में हुई, फिर नैनीताल के शरवुड कॉलेज में। हाँ, शरवुड कॉलेज। 8 साल वहां रहे। फिर अमृतसर के हिंदू सभा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में ठीक ठाक थे, पर स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट था। हाँ, सुना है। और बचपन से ही हाजिर जवाब, चार्मिंग और मतलब अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले थे। और आर्मी में आना भी एक तरह से किस्मत की बात थी। हाँ, वो किस्सा बड़ा मजेदार है। पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, पर सैम या तो एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाए, या शायद पिता ने लंदन भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि बड़े भाई ऑलरेडी वहां इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। हाँ, शायद फाइनेंशियल एंगल भी हो। तो इस पर सैम ने एक तरह से बगावत कर दी। हाँ, एक तरह की जिद थी वो। और शायद किसी दोस्त के कहने पर उन्होंने देहरादून में जो नया खुला था इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA, राइट, उसका एंट्रेंस एग्जाम दे दिया। और कमाल देखिए। हाँ, 1932 में सेलेक्ट हो गए, मेरिट में 6th नंबर पर। 6th, वाह। वो IMA के बिल्कुल पहले बैच का हिस्सा थे, जिन्हें द पायनियर्स कहा जाता है। अच्छा, द पायनियर्स। उसी बैच में सोचिए, बर्मा के फ्यूचर कमांडर इन चीफ स्मिथ डन भी थे और पाकिस्तान के मोहम्मद मूसा खान भी। ओह, कमाल है। मतलब फ्यूचर लीडर्स एक ही बैच में। हाँ, और अपने बैच से फील्ड मार्शल बनने वाले वो अकेले थे। ये भी बड़ी बात है। ट्रेनिंग काफी सख्ती, ब्रिटिश इंस्ट्रक्टर्स थे। एक किस्सा भी है उनके बारे में। हाँ, वो मसूरी वाला है। हाँ, कि मसूरी छुट्टी मनाने गए और ड्रिल के लिए टाइम पर वापस नहीं लौटे, तो सस्पेंड होते होते बचे। मतलब थोड़ा रेबेलियस टच शुरू से था। बिल्कुल। 1 फरवरी 1935 को कमीशन हुए। उनके बैचमेट्स में INA के फाउंडर मोहन सिंह भी थे और रेडियो प्रेजेंटर मेलविल डी मेलो भी। अच्छा। काफी फेमस लोग थे उनके बैच में। हाँ। और टिक्का खान जी, जो बाद में पाकिस्तानी आर्मी में गए, वो IMA में उनके जूनियर थे और बॉक्सिंग पार्टनर भी। ओह, इंटरेस्टिंग। तो कमीशन होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग लाहौर में हुई, 2nd बटालियन रॉयल स्कॉट्स में। ये उस वक्त स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी। हाँ, पहले ब्रिटिश यूनिट में अटैच करते थे। बिल्कुल। फिर उन्हें बर्मा भेजा गया, 4th बटालियन 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में, 412 FF। राइट। और उनकी भाषाओं पर पकड़ गजब की थी। पंजाबी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती तो आती थी, पश्तो में भी हायर स्टैंडर्ड इंटरप्रेटर क्वालिफाई किया उन्होंने। वाह, ये तो बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2। ऑफिसर्स की कमी थी उस वक्त। हाँ, तो प्रमोशंस जल्दी मिले। 1942 में बर्मा कैंपेन में सितांग रिवर पर उन्होंने असली एक्शन देखा। हाँ, वो पगोडा हिल ही लड़ाई। हाँ, वहां उन्होंने अपनी कंपनी को जापानीज फोर्सेस के खिलाफ लीड किया। जबरदस्त लड़ाई हुई। उनकी कंपनी में 30% कैजुअलिटीज हुई, लेकिन उन्होंने वो पोजीशन जीत ली। लेकिन इसी लड़ाई में वो बुरी तरह घायल हुए थे ना? हाँ, बहुत बुरी तरह। लाइट मशीन गन की गोलियां लगीं, पेट, लिवर, किडनीज सब में गंभीर चोट आई। ओह। मैदान में ही उनके डिविजनल कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवन ने उन्हें जख्मी हालत में देखा और उनकी बहादुरी के लिए वहीं पर मिलिट्री क्रॉस अवार्ड कर दिया। वहीं पर फील्ड में? हाँ, फील्ड में। उनका जो अर्दली था शेर सिंह,
वो उन्हें उठाकर एक ऑस्ट्रेलियन सर्जन के पास ले गया। सर्जन ने पहले तो कहा कि बचने की उम्मीद बहुत कम है, जवाब दे दिया था एक तरह से। लेकिन शेर सिंह ने हार नहीं मानी। नहीं मानी? और फिर जब सैम को होश आया तो सर्जन ने पूछा क्या हुआ? हाँ, तो उनका जवाब था मजाक में, मुझे खच्चर ने लात मार दी, किक्ड बाय अ म्यूल। गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब ऐसी हालत में भी। सर्जन उनके इस जज्बे से, इस सेंस ऑफ ह्यूमर से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने ठान लिया कि इन्हें बचाना है। ऑपरेशन किया, 7 गोलियां निकाली। 7 गोलियां? हाँ, उनकी आंतों का, इंटेस्टाइन्स का काफी बड़ा हिस्सा निकालना पड़ा, लेकिन वो बच गए। ये उनकी रेजिलियंस दिखाता है। कमाल की विल पावर थी। बिल्कुल। रिकवरी के बाद उन्होंने क्वेटा में स्टाफ कॉलेज कोर्स किया, फिर रजमक ब्रिगेड में ब्रिगेड मेजर रहे, फिर जनरल स्लिम की 14th आर्मी ज्वाइन की। वॉर के आखिर तक मेजर जनरल डगलस ग्रेसी के स्टाफ ऑफिसर थे। काफी एक्सपोजर मिला उन्हें। हाँ, जापान के सरेंडर के बाद सोचिए 10,000 जापानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के डिसआर्मामेंट को सुपरवाइज किया, और उनके कैंप से कोई इंडिसिप्लिन या भागने की कोशिश रिपोर्ट नहीं हुई। ये उनके मैनेजमेंट स्किल्स दिखाता है। बिल्कुल। एक्टिंग लेफ्टिनेंट कर्नल बने, ऑस्ट्रेलिया का लेक्चर टूर किया, फील्ड मार्शल ऑकिनलेक के स्टाफ ऑफिसर्स में से एक थे। याहिया खान भी थे उनके साथ। अच्छा। फरवरी 1947 में सब्सटेंटिव मेजर बने और मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट यानी एमओ डायरेक्टरेट में GSO 1 अपॉइंट हुए। तो आजादी की ठीक पहले वो एमओ डायरेक्टरेट में थे। ये बहुत क्रूशल टाइम था। हाँ, बहुत क्रूशल। पार्टीशन हुआ, उनकी पेरेंट यूनिट 412 FF वो पाकिस्तान चली गई। हाँ, तो उन्हें 8th गोरखा राइफल्स में रीअसाइन किया गया। और यहीं से उनका गोरखाओं के साथ वो खास रिश्ता शुरू हुआ। सुना है जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने को कहा था। हाँ, ऐसी बातें हैं, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। और फिर 1947 में कश्मीर पर हमला हुआ। उस वक्त वो एमओ डायरेक्टरेट में ही थे। हाँ, और उनका रोल बहुत अहम था। वीपी मेनन के साथ वो श्रीनगर गए थे हवाई सर्वे करने। अच्छा, खुद गए थे? हाँ, फिर दिल्ली आके नेहरू और माउंटबैटन को ब्रीफ किया। इंडियन ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करने की जो प्लानिंग थी उसमें वो शामिल थे। मतलब एक्शन की प्लानिंग में बिल्कुल सेंटर में थे। बिल्कुल। वो कश्मीर और फिर बाद में हैदराबाद ऑपरेशंस की प्लानिंग में इतने बिजी रहे कि उन्हें कभी एक इन्फेंट्री बटालियन कमांड करने का मौका ही नहीं मिला। ओह, ये तो आयरनी है। हाँ, फिर वो डीएमओ बने, डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। कराची अग्रीमेंट जो सीज फायर लाइन पे हुआ, उसकी बातचीत में भी उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे उनका रोल शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा। बिल्कुल। प्रमोशंस भी मिलकर रहे। कर्नल बने 1952 में, फिर फिरोजपुर में 167 इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड की। हाँ, 1954 में आर्मी हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग बने। और 1955 में महू में इन्फेंट्री स्कूल के कमांडेंट बने। वहां उन्होंने जो पुराने ट्रेनिंग मैनुअल्स थे उनको रिवैम्प किया, मॉडर्नाइज किया। अच्छा, ट्रेनिंग पर उनका काफी फोकस था। हाँ, 8 गोरखा राइफल्स और 61st कैवलरी के कर्नल भी बने। 1957 में सब्सटेंटिव ब्रिगेडियर बने, फिर हायर कमांड कोर्स के लिए लंदन गए, इंपीरियल डिफेंस कॉलेज। राइट। वहां से लौटने पर दिसंबर 1957 में उन्हें 26वीं इन्फेंट्री डिवीजन का GOC बनाया गया, एक्टिंग मेजर जनरल के रैंक पर। और यहीं पर वो किस्सा हुआ डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन के साथ। हाँ, वो बहुत मशहूर किस्सा है। क्या हुआ था एग्जैक्टली? डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन ने उनसे आर्मी चीफ जनरल थिमैया के बारे में उनकी राय पूछी। मतलब एक तरह से उनके बॉस के बारे में गॉसिप करने की कोशिश की। अच्छा। मानेकशॉ ने साफ कहा कि अपने सुपीरियर को जज करना ठीक नहीं है, और मेनन को ये भी कहा कि आगे से ऐसा सवाल किसी और ऑफिसर से भी ना पूछें। ओह, सीधे मुंह पर बोल दिया। हाँ, मेनन को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि वो चाहें तो थिमैया को हटा सकते हैं। तो मानेकशॉ का जवाब था, आप उन्हें हटा सकते हैं, पर फिर मुझे दूसरा चीफ मिल जाएगा। क्या बात है, मतलब जबरदस्त हिम्मत दिखाई उन्होंने। बिल्कुल, ये उनकी सीधी बात करने की आदत थी, और ये बात शायद कृष्णा मेनन को पसंद नहीं आई। हाँ, पॉलिटिशियंस को अक्सर ऐसी बातें पसंद नहीं आती। इसके बाद मार्च 1959 में वो सब्सटेंटिव मेजर जनरल बने। अक्टूबर 1959 में वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC के कमांडेंट बने। वेलिंगटन, जहां वो बाद में रिटायर होकर रहे भी। हाँ, लेकिन यहाँ DSSC में उन पर एक कंट्रोवर्सी हुई जो उनका करियर लगभग खत्म कर सकती थी। ये कब की बात है? ये 1961 के आसपास की बात है। जनरल थिमैया ने रिजाइन कर दिया था, और कृष्णा मेनन ने थिमैया की रिकमेंडेशन के खिलाफ जाकर लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिज मोहन कॉल को प्रमोट करके
क्वार्टर मास्टर जनरल बना दिया। हाँ, बीएम कॉल, वो नेहरू और मेनन के काफी करीबी माने जाते थे। बिल्कुल। हाँ। कॉल फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सीजीएस बने और सीओएस से भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे एक तरह से। हाँ। मानेकशॉ समेत कई सीनियर ऑफिसर्स इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से नाखुश थे। उन्हें एंटी नेशनल तक कहा जाने लगा। मानेकशॉ को एंटी नेशनल? हाँ, बीएम कॉल ने उनके पीछे जासूस लगवाए, उन पर सेडिशन का चार्ज लगाने की कोशिश हुई। सेडिशन? हाँ। किस बात पर? इल्जाम ये था कि वो क्वीन या क्राउन के ज्यादा वफादार हैं क्योंकि उन्होंने कॉलेज से ब्रिटिश ऑफिसर्स की तस्वीरें नहीं हटाई थीं। मतलब कितना बेतुका इल्जाम था। ये तो बहुत ही अजीब बात है। फिर क्या हुआ? एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी, उसे लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह हेड कर रहे थे। इंक्वायरी में मानेकशॉ बेगुनाह पाए गए। चलो, ये अच्छा हुआ। लेकिन इस सब चक्कर में वो 1962 की जो चाइना वॉर हुई उसमें कोई एक्टिव रोल नहीं ले पाए। उनका प्रमोशन भी रुक गया था। ये उनके करियर का एक बहुत मुश्किल दौर था। हाँ, समझ सकता हूँ। लेकिन यहाँ भी उनकी रेजिलियंस देखिए। बिल्कुल। 1962 की हार के बाद जब बीएम कॉल और कृष्णा मेनन को हटाया गया, हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने खुद मानेकशॉ को बुलाया और उनसे आईवी कोर की कमांड लेने को कहा, जो तेजपुर में थी। नेहरू ने खुद बुलाया? हाँ। मानेकशॉ ने नेहरू से साफ साफ कहा कि उनके खिलाफ जो कोर्ट एक्शन हुआ था वो एक कॉन्स्पिरेसी थी और उनका प्रमोशन 18 महीने से रुका हुआ था। अच्छा। कहते नेहरू ने माफी मांगी और 2 दिसंबर 1962 को उन्हें एक्टिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट करके तेजपुर में आईवी कोर का जीओसी बना दिया गया। तो एक तरह से उनका कमबैक हुआ। बिल्कुल। और वहां जाकर उन्होंने सबसे पहला काम किया ट्रूप्स का मोराल बूस्ट करने का। हाँ, 1962 की हार के बाद मोराल तो बहुत डाउन होगा। बहुत डाउन था। उन्होंने समझा कि हार की वजह खराब लीडरशिप थी और बिना लड़े पीछे हटने के ऑर्डर्स थे। उन्होंने सीधा ऑर्डर दिया, There will be no withdrawal without written orders and these orders shall never be issued. मतलब मेरी लिखित इजाजत के बिना कोई पीछे नहीं हटेगा और ये इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। वाह, इससे तो फर्क पड़ा होगा। बहुत फर्क पड़ा। ट्रूप्स का कॉन्फिडेंस वापस आया। उन्होंने नीफा में ट्रूप्स को रीऑर्गेनाइज किया, इक्विपमेंट अकोमोडेशन की कमी दूर की। जुलाई 1963 में वो सब्सटैंटिव लेफ्टिनेंट जनरल बने। दिसंबर 1963 में वेस्टर्न कमांड के जीओसी बने। फिर नवंबर 1964 में ईस्टर्न कमांड में ट्रांसफर हुए। तो दोनों अहम कमांड्स उन्होंने संभाली। हाँ, 1965 की वॉर के दौरान भी वो पहले वेस्टर्न कमांड में थे, तो असल उत्तर की लड़ाई में उनकी लीडरशिप का रोल था। फिर ईस्टर्न कमांड में उन्होंने नागालैंड और मिजोरम में जो इंसर्जेंसी थी उसको बहुत कुशलता से हैंडल किया। इसके लिए उन्हें 1968 में पद्म भूषण मिला। अच्छा, पद्म भूषण मिला उन्हें इसके लिए। हाँ। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1967 में नाथुला और चोला सिक्किम में जब चाइनीज ने अटैक किया, हाँ, उस वक्त वहां के कमांडर थे मेजर जनरल सगत सिंह। उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। हाँ। मानेकशॉ जो उनके ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, उन्होंने सगत सिंह के इस फैसले को पूरी तरह से बैक किया। ये बहुत बड़ी बात थी 1962 के बाद। बहुत बड़ी बात। और ये इंडिया की चाइना के खिलाफ पहली मिलिट्री जीत मानी जाती है 1962 के बाद। तो ये सारी घटनाएं उनकी लीडरशिप को और निखार रही थी, दिखा रही थी कि वो प्रेशर में टिक सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल। और फिर आया जून 1969। जनरल पीपी कुमार मंगलम रिटायर हुए। हाँ। और सैम मानेकशॉ इंडिया के 8th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। आईएमए के पहले ग्रेजुएट जो इस पोस्ट तक पहुंचे। ये भी एक माइलस्टोन था। आर्मी चीफ बनते ही उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था रिजर्वेशन को लेके। हाँ, उस वक्त आर्मी में शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन कोटा लाने की बात चल रही थी। उन्होंने इस प्लान को रोका। उनका मानना था कि इससे आर्मी का एथोस बिगड़ेगा और आर्मी में सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, सिर्फ मेरिट के आधार पर। एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड था ये। बिल्कुल। इसी दौरान उन्हें वो नाम मिला जिससे वो हमेशा जाने गए, सैम बहादुर। हाँ, ये किस्सा क्या था? जुलाई 1969 में वो 8th गोरखा राइफल्स की एक बटालियन विजिट कर रहे थे। वहां उन्होंने एक अर्दली से पूछा कि क्या वो अपने चीफ का नाम जानता है। अच्छा। उस अर्दली ने कहा हाँ और नाम बताया, सैम बहादुर। सैम बहादुर? हाँ। और बस ये नाम उनके साथ जुड़ गया। गोरखाओं के साथ उनका एक खास कनेक्शन था, वो उन्हें बहुत मानते थे। लेकिन चीफ बनने के बाद भी पॉलिटिकल प्रेशर तो रहा होगा? हाँ, बिल्कुल रहा। ऐसी अफवाहें भी थीं कि वो मिलिट्री कूप करके मार्शल लॉ लगा देंगे। उनकी पॉपुलैरिटी से कुछ लोग डरते थे। अच्छा। इंदिरा गांधी ने खुद उनसे इस बारे में पूछा भी था। ओह, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी को भरोसा दिलाया कि वो पॉलिटिक्स में दखल नहीं देंगे,
बशर्ते पॉलिटिशियंस आर्मी के काम में दखल ना दें। एक बार एक अमेरिकन डिप्लोमैट ने यूएस एम्बेसडर की मौजूदगी में उनसे पूछ लिया कि वो कूप कब कर रहे हैं। अरे तो उनका जवाब था मजाक में, जैसे ही जनरल वेस्टमोरलैंड आपके देश पर कब्जा कर लेंगे। क्या जवाब था, मतलब ह्यूमर से हैंडल करते थे ऐसी सिचुएशन को। बिल्कुल, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी एक बड़ी ताकत थी। अब आते हैं 1971 पर। ये उनके करियर का शायद इंडियन आर्मी की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ बिल्कुल, ईस्ट पाकिस्तान में जो आज बांग्लादेश है, वहाँ वेस्ट पाकिस्तान का क्रैकडाउन चल रहा था। अवामी लीग की जीत के बाद बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट को कुचला जा रहा था। हाँ, लाखों रिफ्यूजीज इंडिया आ गए थे। इंडिया पर इंटरवीन करने का बहुत प्रेशर था। यहीं पर आती है वो फेमस अप्रैल 1971 की कैबिनेट मीटिंग। हाँ, वो मीटिंग तो लेजेंडरी मानी जाती है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ से पूछा कि क्या आर्मी पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार है। मानेकशॉ का जवाब था, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीट हार्ट, बट। और फिर उन्होंने साफ साफ बताया कि फौरन हमला करना क्यों गलत होगा। क्या वजह बताई उन्होंने? उन्होंने कहा, पहली बात, मॉनसून आने वाला है, ईस्ट पाकिस्तान दलदल बन जाएगा, आर्मी का मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही। दूसरी बात, नॉर्थ में जो पहाड़ी दर्रे हैं वो बंद हो जाएंगे। अगर चीन ने कुछ किया तो मुश्किल होगी, हमें बाद में उन दर्रों को खुला रखना होगा। लॉजिकल पॉइंट था। तीसरी बात, आर्मी को रीपोजिशन करने, तैयारी करने, हथियार और गोला बारूद जमा करने और सबसे जरूरी ट्रेनिंग के लिए वक्त चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास लड़ने लायक टैंक्स भी उस वक्त कम थे। मतलब उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट असेसमेंट दिया। बिल्कुल, लेकिन उनकी ये ईमानदारी कुछ मिनिस्टर्स को पसंद नहीं आई। उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठाए गए। ओह, एक मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद इन्हें हटा देना चाहिए। ये तो बहुत सीरियस बात थी। हाँ, लेकिन मानेकशॉ अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं अपनी आर्मी की तैयारी का अकेला जज हूँ। अगर आप मुझे निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, लेकिन मेरा जवाब वही रहेगा। कमाल है। और सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी ने उनकी बात मानी। उन्होंने मानेकशॉ पर भरोसा किया और उन्हें तैयारी के लिए वक्त दिया। ये सिविल मिलिट्री ट्रस्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, मानेकशॉ ने कहा था कि अगर उन्हें अपने तरीके से अपने टाइम फ्रेम में काम करने दिया गया तो वो जीत की गारंटी देते हैं। और फिर अगले कुछ महीनों में जबरदस्त तैयारी शुरू हुई। हाँ, अगले लगभग 8-9 महीने क्या क्या शामिल था इस तैयारी में। एडिशनल डिविजन्स खड़ी की गईं, उन्हें ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया। अच्छा। ट्रूप्स को रिवराइन वॉरफेयर यानी नदी नालों वाले इलाके में लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान का टेरेन वैसा ही था। हाँ, बहुत नदियां हैं वहाँ। इंटेलिजेंस इकट्ठी की गई, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई लाइंस, मेडिकल फैसिलिटीज, सब कुछ मजबूत किया गया। और मुक्ति बाहिनी का क्या रोल था? बहुत बड़ा रोल। बांग्लादेशी गुरिल्ला फोर्स मुक्ति बाहिनी के साथ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन किया गया। उन्हें इंडिया ने ट्रेन किया, हथियार दिए। मुक्ति बाहिनी ने लोकल नॉलेज दी और अंदर से पाकिस्तानी फोर्सेस को उलझाए रखा, उनका मोराल तोड़ा। और तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बीच बेहतरीन जॉइंट प्लानिंग हुई। मानेकशॉ ने यह सुनिश्चित किया। तो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच थी। बिल्कुल। और फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडियन एयरफील्ड्स पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। हाँ, और इससे इंडिया को फुल स्केल इंटरवेंशन का मौका और जस्टिफिकेशन मिल गया। अब मानेकशॉ का प्लान एक्शन में आया। क्या थी स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी थी मल्टीपल डायरेक्शन से तेजी से अटैक करना, ब्लिट्सक्रीग जैसा कॉन्सेप्ट, ताकि पाकिस्तानी फोर्सेस को कंसोलिडेट होने या संभलने का मौका ही न मिले। अच्छा। ईस्टर्न कमांड के GOCNC थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा और उनके चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब। उन्होंने इस प्लान को जमीन पर उतारा। प्लान में ये भी था कि ढाका का लंबा घेराव अवॉइड करना है, पहले बाकी गैरिजन्स को एक दूसरे से और कैपिटल से काट देना है। इस कैंपेन में कुछ इनोवेटिव टैक्टिक्स भी इस्तेमाल हुई थी ना? हाँ बिल्कुल, जैसे हेलीकॉप्टर से ट्रूप्स को पाकिस्तानी डिफेंस के पीछे उतारा गया। इसे वर्टिकल इन्वेलपमेंट कहते हैं। मेघना हेली ब्रिज, टांगेल एयर ड्रॉप इसके फेमस उदाहरण हैं। अच्छा। नदियों को भारी फायरिंग के बीच क्रॉस किया गया। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बहुत इस्तेमाल हुआ। वो कैसे? मानेकशॉ ने खुद रेडियो पर पाकिस्तानी ट्रूप्स को 3 बार एड्रेस किया, 9, 11 और 15 दिसंबर को। उन्हें कहा कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनके साथ ऑनरेबल ट्रीटमेंट होगा, जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से। इससे पाकिस्तानी ट्रूप्स का मोराल बुरी तरह टूट गया। उन्हें लगा कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं। सही बात है। 11 दिसंबर को UN में सीज फायर की रिक्वेस्ट भी की गई पाकिस्तान की तरफ से, पर कहते हैं याहिया खान ने उसे ऑथराइज नहीं किया। अच्छा।
आखिरकार 15 दिसंबर को लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, जो ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस के कमांडर थे, उन्होंने सरेंडर करने का फैसला किया और अमेरिकन कौंसल जनरल के जरिए मानेकशॉ को ये संदेश भिजवाया। तो मानेकशॉ ने क्या कहा? मानेकशॉ ने कहा कि वो जंग तभी रोकेंगे जब पाकिस्तानी ट्रूप्स 16 दिसंबर सुबह 9 बजे तक सरेंडर कर दें। नियाजी की रिक्वेस्ट पर यह डेडलाइन दोपहर 3 बजे तक बढ़ाई गई और 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने ढाका में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया। सिर्फ 13 दिन में जंग खत्म? हाँ, सिर्फ 13 दिन में 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर POWs बने। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। अविश्वसनीय जीत थी ये। और मानेकशॉ खुद ढाका नहीं गए सरेंडर एक्सेप्ट करने? नहीं गए। उन्होंने कहा कि ये सम्मान ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा को मिलना चाहिए, क्योंकि जीत उनकी कमांड ने हासिल की है। ये उनकी लीडरशिप की एक और मिसाल है। क्रेडिट देना जानते थे। बिल्कुल। वॉर के बाद उन्होंने डिसिप्लिन पर बहुत जोर दिया। वो लूटपाट, रेप वगैरह के सख्त खिलाफ थे। हाँ, उनका वो फेमस कोट है, व्हेन यू सी अ बेगम कीप योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स एंड थिंक ऑफ सैम। मतलब कोई गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। और POWs के साथ कैसा बर्ताव हुआ? बहुत ह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया। उन्हें कुरान की कॉपीज दी गईं, उनके त्योहार मनाने दिए गए, उन्हें चिट्ठियां और पार्सल मिलने दिए गए। इसके लिए कैबिनेट में उनकी थोड़ी क्रिटिसिज्म भी हुई। अच्छा, क्यों? कुछ लोगों ने कहा कि वो POWs को दामाद की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मानेकशॉ का लॉजिक था कि इन 93,000 सैनिकों को तब तक वापस नहीं भेजना है जब तक एक परमानेंट पीस एग्रीमेंट न हो जाए, क्योंकि ये 4 डिवीजन के बराबर की फोर्स थी। अगर इन्हें जल्दी छोड़ दिया तो ये फिर से इस्तेमाल हो सकते थे। हाँ, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। और इन POWs को एक लेवरेज की तरह भी इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए कि वो बांग्लादेश को मान्यता दे। समझ गया। बाद में उन्होंने टिक्का खान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की डिमार्केशन टॉक्स में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। हाँ, उनकी सेवाओं के लिए जाहिर है 1972 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और फिर 1 जनवरी 1973 को उन्हें फील्ड मार्शल के रैंक पे प्रमोट किया गया। हाँ, इंडिया के पहले आर्मी ऑफिसर जिन्हें ये 5 स्टार रैंक मिला। फॉर्मल सेरेमनी 3 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में हुई। इंदिरा गांधी उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनाना चाहती थी ना? हाँ, 1971 की वॉर के बाद ये प्रपोजल था, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के कमांडर्स के कुछ ऑब्जेक्शंस थे और शायद ब्यूरोक्रेट्स को भी चिंता थी कि CDS का पोस्ट बनने से उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। अच्छा। तो उस वक्त CDS का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। मानेकशॉ का रिटायरमेंट जून 1972 में होना था, पर उसे 6 महीने एक्सटेंड किया गया था, शायद फील्ड मार्शल प्रमोशन के लिए। और फिर वो 15 जनवरी 1973 को रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ सेटल हुए? वो कुन्नूर, तमिलनाडु में सेटल हो गए, वेलिंगटन कैंटोनमेंट के पास, जहां वो कभी DSSC के कमांडेंट थे। हाँ, उन्हें वो जगह पसंद थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ कंपनीज के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या चेयरमैन के तौर पर काम किया, जैसे बॉम्बे बर्मा, ब्रिटानिया, एस्कॉट्स। नेपाल ने उन्हें 1972 में अपनी आर्मी का ऑनररी जनरल बनाया था। अच्छा। और 1977 में उन्हें नेपाल का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ त्रिशक्ति पत्ता फर्स्ट क्लास भी मिला। रिटायरमेंट के बाद वो ज्यादातर लाइमलाइट से दूर ही रहे हैं ना? हाँ, ज्यादातर दूर रहे, पर मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में उनकी बहुत डिमांड थी लेक्चर्स वगैरह के लिए। कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई उनके कुछ कैंडिडेट इंटरव्यूज को लेकर था बाद में, जिस पर कुछ लोगों ने एतराज किया था कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच है। हाँ, एक और अजीब बात जो आपने पहले भी मेंशन की कि फील्ड मार्शल बनने के बावजूद उन्हें पूरे अलाउंसेस नहीं मिल रहे थे। ये तो बहुत ही अजीब बात है। ये मामला 2007 में जाकर सुलझा, जब प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम खुद उनसे मिलने वेलिंगटन गए और उन्हें करीब 1.3 करोड़ रुपए का चेक दिया एरियर्स का। 30 साल से ज्यादा लग गए। ये तो सिस्टम पर सवाल उठाता है। बिल्कुल, वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के काम करने के तरीके के काफी क्रिटिकल थे। उनका एक फेमस कोट है हाँ। कि क्या हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स मोर्टार और मोर्टर, गन और होवित्सर, गुरिल्ला और गुरिल्ला में फर्क कर सकते हैं? हालांकि पास्ट में कई गुरिल्ला जैसे दिखते थे। बहुत सरकास्टिक। हाँ, 2005 में पाकिस्तान के गौहर अयूब खान, जो फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे हैं, उन्होंने उन पर 1965 वॉर में सीक्रेट्स बेचने का झूठा आरोप लगाया था, ओह। जिसे इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था।
कारगिल वॉर के टाइम वो हॉस्पिटल में घायल सैनिकों से मिलने गए थे। आखिर तक फौज से जुड़े रहे। बिल्कुल। 27 जून 2008 को 94 साल की उम्र में वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में निमोनिया के कॉम्प्लिकेशंस से उनका निधन हो गया। उनके आखिरी शब्द थे, आई एम ओके। उन्हें ऊटी के पारसी कब्रिस्तान में उनकी पत्नी सिल्लू के पास पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ दफनाया गया। हालांकि उनके फ्यूनरल में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन की कमी पर मीडिया में काफी क्रिटिसिज्म हुई थी। हाँ, वो एक दुखद पहलू था। उनकी पर्सनालिटी, उनकी लीडरशिप स्टाइल के बारे में अगर बात करें तो क्या खास था उनमें? एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी, बहुत करिज्मेटिक, विटी, मजाकिया, एक प्रॉपर जेंटलमैन। ब्रिटिश आर्मी बैकग्राउंड का असर दिखता था। विस्की पीना, वो हैंडलबार मूछें रखना। हाँ, उनकी मूछें तो आइकॉनिक थी। बिल्कुल। कुछ लोग उनकी सक्सेस में उनके पारसी बैकग्राउंड का भी हाथ मानते हैं। वो कम्युनिटी का फोकस, सर्विस और इंटेग्रिटी पर। सोल्जर्स, खासकर गोरखा, उनके लिए जान छिड़कते थे। क्यों? क्योंकि वो पर्सनली बहुत बहादुर थे, फेयर थे, और उनकी रेप्यूटेशन थी कि वो अपने जवानों को बेवजह की सजा से बचाते थे। सैम बहादुर का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला था। बिल्कुल नहीं, लेकिन पॉलिटिशियंस के साथ उनकी अक्सर अनबन रहती थी। हाँ, वो सीधी बात करते थे। हाँ, वो उनकी गलत डिमांड्स के आगे झुकते नहीं थे। और शायद पॉलिटिशियंस उनकी पॉपुलैरिटी से डरते भी थे कि कहीं मिलिट्री कूप न हो जाए। वो पॉलिटिकल डिमांड्स को अक्सर सार्केज्म से हैंडल करते थे। उनमें मॉरल करेज कूट कूट कर भरा था, पावर के सामने सच बोलने की हिम्मत। ये सबसे जरूरी क्वालिटी है एक लीडर में। बिल्कुल। वो प्रोफेशनल एक्सेलेंस में विश्वास रखते थे, पूरी तैयारी, रियलिस्टिक ट्रेनिंग। हमेशा कहते थे कि ऑफिसर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हाँ, और सोल्जर्स की भलाई का उन्हें सच में ख्याल था। उनके लिए बेहतर पे, बेहतर कंडीशंस के लिए वो हमेशा लड़े। इसीलिए वो सैम बहादुर बने। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो पूरी तरह से अपॉलिटिकल थे। ये बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि मिलिट्री को सिविलियन अथॉरिटी के अंडर रहना चाहिए, लेकिन मिलिट्री का काम है कि वो सरकार को ऑनेस्ट प्रोफेशनल एडवाइस दे, बिना किसी डर के। उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है ना? बिल्कुल जिंदा है। विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। उनके नाम पर पोस्टेड स्टैंप है, दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर है, बेंगलुरु में मानेकशॉ परेड ग्राउंड है, अहमदाबाद में फ्लाईओवर है, वेलिंगटन में स्टैचू है। हाँ, मानेकशॉ सेंटर तो काफी फेमस है दिल्ली में। हाँ, मिलिट्री थिंक टैंक CLOWS उनके सम्मान में मानेकशॉ पेपर्स पब्लिश करता है। उन पे फिल्म बनी है, सैम बहादुर। हाँ, वो फिल्म भी काफी चर्चा में रही। और सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन में भी उनका जिक्र है। उनका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। उन्होंने इंडियन आर्मी को ट्रांसफॉर्म किया, उसे प्रोफेशनल बनाया। 1971 की जीत ने आर्मी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया। बिल्कुल। सिविल मिलिट्री रिलेशंस का एक मॉडल सेट किया उन्होंने। मिलिट्री एजुकेशन पर जोर दिया। वो नेशनल इंटीग्रेशन के सिंबल थे। एक पारसी जो आर्मी चीफ बना। उन्होंने थर्ड पे कमीशन को मिलिट्री पर्सनल के लिए लागू करवाया, जिससे उन्हें बेहतर पे स्केल्स मिले। स्ट्रैटेजी के मामले में उनकी 1971 की प्लानिंग को इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का प्रीकर्सर माना जाता है। हाँ, कुछ एनालिस्ट ऐसा मानते हैं। उन्होंने अरोरा और सगत सिंह जैसे कमांडरों के साथ मिलकर ब्लिट्सक्रीग जैसे तेज वॉर फाइटिंग स्टाइल डेवलप की। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि मोबिलाइजेशन में टाइम लगा या लॉजिस्टिक्स थोड़े क्रूड थे, पर ओवरऑल विक्ट्री जबरदस्त थी। उन्होंने डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री की वकालत की और इंपोर्ट्स पर निर्भरता की आलोचना की। स्पेशल ऑपरेशंस जैसे चचरो रेड, उसको अप्रूव किया। मिजोरम में काउंटर इंसर्जेंसी के लिए वो विलेज मर्जिंग पॉलिसी क्या थी? हाँ, उससे विलेज ग्रुपिंग या स्पेशलाइजेशन भी कहते थे। बेसिकली इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज में बिखरे हुए गांवों के लोगों को प्रोटेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रलाइज जगहों पर इकट्ठा करना। ये एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी, पर उनका मकसद लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना था। अच्छा। हाँ, कुछ बातों पर उनकी क्रिटिसिज्म हुई, जैसे रिटायरमेंट के बाद उनके कुछ स्टेटमेंट्स या कभी-कभी 1971 का क्रेडिट लेने का परसेप्शन। हाँ, थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म हुई, लेकिन उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के सामने ये बातें बहुत छोटी लगती हैं। वो 20th सेंचुरी के महान मिलिट्री कमांडर्स में से एक थे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये थी कहानी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की, सैम बहादुर की। एक लीडर जिसने न सिर्फ जंग जीती, बल्कि हिम्मत, कैरेक्टर और लीडरशिप का एक नया बेंचमार्क सेट किया। उनकी जिंदगी वाकई एक मिसाल है। बिल्कुल। और शायद आज के लीडर्स, चाहे वो मिलिट्री में हो या सिविलियन लाइफ में, उनसे ये सीख सकते हैं कि कैसे प्रोफेशनल इंटेग्रिटी
और देश के प्रति कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा जाता है, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर या पर्सनल फायदे की परवाह किए। ये उनकी सबसे बड़ी देन है। और एक सवाल जो दिमाग में रह जाता है, क्या आज के लीडर्स, मिलिट्री या सिविलियन, उनकी तरह बेबाकी से सच कहने की हिम्मत रखते हैं, खासकर तब जब वो सच शायद पॉपुलर ना हो? Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद.